रेखा। दर्शकों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके ही बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान की खूबसूरत सी आज की सुबह में। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और इस कार्यक्रम में हर सुबह की तरह अपने एक विशेष मेहमान को लेकर हम यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें हम करेंगे और आज के इस अंक में हम बातें करेंगे एक सशक्त महिला की। जी हाँ, आज की महिला की, क्योंकि आज की महिला ये कहती है कि ना तो मैं सती हूँ ना ही मैं देवी हूँ, मैं आज के युग की सामान्य नारी हूँ। जी हाँ, आज की लगभग हर महिला ये कहती है कि मैं अपने हाथ से अपनी तकदीर बनाती हूँ और अपनी किस्मत को खुद संवारती और सजाती हूँ, क्योंकि मैं आज की सामान्य नारी हूँ। जी हाँ, ऐसे ही एक सशक्त महिला से आपका परिचय इस कार्यक्रम में हम करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे शेयर करते हैं एक सुविचार, जिसके माध्यम से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सके, एक नया मार्ग मिल सके। तो आइए नजर डालते हैं और ये जानते हैं कि क्या है आज का सुविचार। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और न ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकती क्योंकि कोई इसे नहीं देख रहा। ईश्वर के सामने हम सभी एक बराबर ही बुद्धिमान हैं और एक बराबर ही मूर्ख भी। ऐसे तो कई शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हुई हैं इस कार्यक्रम में बिहार बिहान में, लेकिन आज जो महिला अधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं उनसे मिलकर ऐसा महसूस हो रहा है कि आज बिहार बिहान का ये मंच गौरवान्वित हो गया। आइए सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, आप हैं डॉक्टर अंजू रंजन जी। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहान के इस मंच पे। आपके विषय में अपने दर्शकों को बताऊं, आप 2002 बैच की भारतीय विदेश सेवा के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में आप दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राजदूत के पद को शुभायमान कर कौंसल जनरल के पद को आप शुभायमान कर रही हैं। और साथ ही आपने भारतीय दूतावास जकार्ता, काठमांडू, बीरगंज, नेपाल, एडनबरा में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप भारतीय विदेश मंत्रालय के तहत डेस्क ऑफिसर के पद पर म्यांमार और श्रीलंका में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। साथ ही एजुकेशन के समय की बात की जाए तो आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। एक महिला के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपने अपने बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते इतना कुछ हासिल किया होता है। तो अंजू जी, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे होगा कि आप जिस महत्वपूर्ण पद पर अभी कार्यरत है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आपके ऊपर होगी वो ये होगी कि हमारे भारतीय झंडे को झुकने नहीं देना है, भारतीय झंडे जो है उसका सम्मान बरकरार रखना है, ताकि विदेशों में भी भारत का नाम गौरव से लिया जा सके। तो कितना महत्वपूर्ण पद इसे आप समझती हैं और किस तरीके से आप इसका निर्वहन करती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और यहाँ आकर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। बिहार हम लोग का स्टेट है, राज्य है, तो आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। विदेशों में भारतीय दूतावास जो है विदेशों में भारत को रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत ही गौरव का पल होता है कि आप अपने देश को बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत को जाना जाता है दूतावासों के माध्यम से। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं अच्छे जगहों पे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और अभी दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में पदस्थापित हूँ। दूतावास सारे काम करता है जो कि यहाँ सरकार उसको करने के लिए कहती है। तो हम लोग भारत सरकार के प्रतिनिधित्व में और उनके गाइडेंस में सारा काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वहाँ रह रहे भारतीयों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य सुविधाएं प्रदान करना। हमारे भारतीय मूल के जो लोग दक्षिण अफ्रीका या फिर विदेशों में जाकर बस गए हैं उनके लिए भारत सरकार का एक स्कीम है OCI, दैट्स कॉल्ड OCI, तो ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड ऑफ इंडिया। तो हम लोग OCI कार्ड भी जांच परख करके देते हैं। उसमें राज्य सरकारें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं कि उस व्यक्ति के बारे में, उसके पूर्वजों के बारे में जांच परख की जाती है कि क्या वो सचमुच भारत से थे या नहीं थे। तो हम लोग न सिर्फ भारत सरकार बल्कि बहुत सारे राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ से बहुत सारे भारतीयों को मज़दूर के रूप में 1860 के दशक में ले जाया गया था। तो वहाँ पर हम लोग उन लोगों को अगर भारत के OCI कार्ड चाहिए तो हम लोग इसके लिए भी काम करते हैं। और ये हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं, भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। और हम दूसरी सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करके भारत के चहुमुखी विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
अपने हितों की रक्षा करते हैं और दोनों देशों के संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। तो भारत में आप अगर भारतीय सिविल सर्विसेज में हैं, आईएएस वगैरह में हैं, तो गर्व का क्षण तो है ही, क्योंकि आप जनता के काम को आप सीधे एग्जीक्यूट करते हैं। पर विदेशों में इससे भी अधिक गौरव के पल हैं, क्योंकि आप भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं हर बार जब भारतीय तिरंगा फहराती हूँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तब मुझे हमेशा लगता है, मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ, भारत सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना, और मैं अपने आप को हमेशा साबित करने में लगी रहती हूँ कि मैं भारत माँ की सच्ची बेटी हूँ। जी, ये बहुत बड़ी बात कही है अंजू जी आपने, क्योंकि जहाँ आप बैठती हैं वहाँ एक तरफ जहाँ विदेश का झंडा होता है, ठीक उसके बगल में हमारे इंडिया का भी, हमारे कंट्री का भी झंडा होता है, और उस झंडे के शान को बरकरार रखने के लिए आप अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है। यदि आपके विषय में हम चर्चा करें तो आप बेसिकली आप बिहार से भी संबंध रखती हैं जी। तो विदेशों में किस तरीके से आपने अपने आप को स्टैब्लिश किया, इन तमाम विषयों पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ी चर्चा आप बिहार से अपने रिलेशन के विषय में करें। किस तरीके से आपका बचपन यहाँ बीता है, किस तरीके से आपने अपनी शिक्षा दीक्षा की है, इन तमाम विषयों पर आप प्रकाश डालें। जी, मेरा जन्म अविभाजित बिहार, यू कैन से सदर्न बिहार के एक छोटे से ज़िले में हुआ, चतरा, जो कि नक्सल इन्फेस्टेड जिला माना जाता है अभी तक। पर वहीं पे गांव में मेरा जन्म हुआ। गांव का नाम पथरिया है। और जन्म के बाद जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो गांव में हुई, प्राथमिक विद्यालय में। उसके बाद फिर हम लोग ब्लॉक लेवल पे पढ़ने गए, हाई स्कूल इटखोरी, जो कि हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर था। और मैं बता दूं, मैं अपने गांव की पहली मैट्रिकुलेट लड़की हूँ। हम लोग स्कूल जब जाते थे तो पैदल जाते थे 7 किलोमीटर, और फिर वापस पैदल आते थे। तो उसके बाद फिर जब स्कूली शिक्षा ख़त्म हुई, मैंने बहुत अच्छे नंबर लेकर 10th की परीक्षा पास की, मैट्रिक। उसके बाद जब कॉलेज में आना था तब मुझे हजारीबाग में एडमिशन हमने करवाया, और फिर वहाँ से सारी शिक्षा हमारी हजारीबाग में हुई। मैंने MSc केमिस्ट्री किया हुआ है। मैं MTech कर रही थी केमिकल इंजीनियरिंग में IIT से। तो उसके बाद फिर मेरा रुझान हुआ सिविल सर्विसेज के प्रति, तो फिर छोड़कर मैं पटना आई। बलराम तिवारी सर के नोट्स पढ़े, हिंदी का कोचिंग लिया उनसे, और फिर मैंने परीक्षा लिखी। और पहली बार में मेरा सिलेक्शन भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लिए हुआ था। फिर मैंने शिमला ज्वाइन किया, वहाँ उनकी एकेडमी शिमला में है। शिमला में पढ़ते हुए फिर मैंने दोबारा एग्ज़ाम लिखा, सिविल सर्विसेज लिखा। PT और मेंस मैंने शिमला में ही लिखा, तब मेरा चयन भारतीय विदेश सेवा के लिए हुआ। तो ये हमारे बहुत संक्षेप में मेरी जीवनी है, और जिसे आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि किस तरीके से आपने बताया, आपने गोल्ड मेडल भी लिया है अपनी पढ़ाई के दौरान जी। और उसके बाद पहली ही बार आपका चयन हो गया जी। ये खुद में दर्शाता है कि आपने न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, बल्कि अपने आप को किस तरीके से स्थापित करते हुए आगे बढ़ना है, इन तमाम विषयों पर भी आपने ध्यान दिया है। तो चाहूँगी शुरुआती जो आपके अनुभव रहे हैं, अभी आपने हिंदी का जिक्र किया है अंजू जी, और अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि हिंदी साहित्य में आपकी विशेष रुचि रहती है जी। आपकी कई किताबें हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं, तो मैं चाहूँगी कि हिंदी से आपका जो लगाव है, जो रुझान है, उसके विषय में आप ज़रूर चर्चा करें। हिंदी तो 10वीं तक हम सब पढ़ते हैं। हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में हिंदी 10वीं तक कंपलसरी था। अभी 11वीं 12वीं में हिंदी थोड़ा छूट गया। उसके बाद फिर लेकिन हिंदी में मेरी रुचि बनी रही। मेरे घर में हिंदी का बहुत माहौल था, बहुत सारी पत्रिकाएं हमारे घर पे आती थी, और मेरे चाचा जी हिंदी के प्रोफेसर हैं बरही कॉलेज में, तो उसके चलते हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें मौजूद रहती थी हिंदी में। तो हिंदी में रुचि बनी रही। जब सिविल सर्विसेज देने की बारी आई तब मुझे लगा ऐसा विषय लेना चाहिए। पहली बार मैंने बॉटनी और केमिस्ट्री ली थी, तो जब सेकेंड टाइम हमको देना था परीक्षा, तब मैंने सोचा कि ऐसा विषय लेना चाहिए जो बहुत ही रुचिकर हो, जिसको बार बार पढ़ने के बाद भी मन नहीं उबे। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या विषय हो सकता है। तब मैंने ध्यान दिया कि अच्छा ऐसा हिंदी को लिया जा सकता है। तो हिंदी मैंने पहले ही बहुत पढ़ रखी थी, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने जा कर के बहुत सारी किताबें हिंदी की खरीद लिया, और फिर मैंने हिंदी ले लिया अपना एक ऑप्शनल विषय के रूप में। अब पूरा सिलेबस मैंने पढ़ डाला,
फिर मैंने बलराम तिवारी सर से संपर्क किया कि सर मुझे हिंदी पढ़ना है। तो उनके यहाँ क्लासेस शुरू हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो क्लासेस शुरू हो गई है, 2 महीना भी बीत चुका है, अब आप अगले बैच में आइए। हमने सर मेरा तो मेंस का परीक्षा है, तो मेंस कब है? तुमने सर यही अक्टूबर में मेंस होगा। तो बोला फिर अभी आप इतना कम समय में कैसे करेंगे? हमने सर कोशिश कर लेंगे। तो फिर हमने ले लिया और लिखा। तो जब मैं सर्विस में आई तब भी हिंदी, हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ होते हैं जहाँ हम लोग हिंदी को का प्रचार प्रसार करते हैं, तो किताबें मुझे हमेशा उपलब्ध रहीं, हिंदी से मेरा जुड़ाव बना रहा। तो उसके बाद हमने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया, तभी सौभाग्य से मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं और भी लिखने का ये सफ़र जारी है, निरंतर जारी है। मेरी पहली कविता संग्रह प्रेम के विभिन्न रंग, जो यहाँ मैं लेके आई हूँ जी, ये है प्रेम के विभिन्न रंग। ये पिछले साल आ गई थी 2019 में। अभी मैंने जो एक कविता संग्रह है विस्थापन और यादें, जब मैं गांव से चली गई बाहर तो मुझे कैसा महसूस होता है, उसके ऊपर ये है, तो ये भी आ गई है। और इसमें हमारे 35 संस्मरण हैं, मेरे बचपन से लेकर के यूपीएससी पास करने तक के छोटे छोटे संस्मरण हैं। वो कागज काफ़ी चुटीले हैं, कई काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, काफ़ी आपको हंसी आएगी, विट्स है इसमें, और कई बार काफ़ी करुणा भी आएगी, काफ़ी दुख होगा। तो ये 35 संस्मरणों की ये पोटली है, वो कागज़ की कश्ती, और यही 3 किताबें लिखी हैं मैंने। आपने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं, साहित्य से भी आपका जुड़ाव है, तो चाहूँगी कि अपनी एक कविता हमारे दर्शकों को आप ज़रूर सुनाएं ताकि आपका एक ये पहलू भी वो देख पाए। अच्छा जी, यह कविता की किताब जो है प्रेम के विभिन्न रंग, ये पिछले साल आई थी, मेरी पहली कविता संग्रह। तो मैं सुबह सुबह आपको प्रेम की कविता सुनाती हूँ। ज़रूर। कविता का शीर्षक है रोज़ डे। गुलाब दिवस, वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले रोज़ डे मनाया जाता है, उस पर। काश तुम ले आते 16 गुलाब, काश तुम ले आते 16 गुलाब, मेरे हर मूड, हर एक जज्बात के लिए। इस रोज़ डे पर तुम भेजते मेरे लिए पीले रंग के गुलाब, मेरी खुशियों के लिए, मुझ जैसा जीवन साथी पाने के लिए, हमारी अमर मित्रता के प्रतीक की तरह। तुम ले आते काश श्वेत गुलाब, हमारे प्यार की पवित्रता के लिए, और तुम्हें हमेशा चाहने के लिए चंदा चकोर की तरह। तुम भेजते मुझे काले रंग के गुलाब, हमारे गूढ़तम रहस्य को पहचाने के लिए, उन अनकहे एहसासों के नाम, काली थरथराती रातों में जो महकती हैं, काली थरथराती रातों में जो महकती हैं, पिघलती सांसों में हमारे दरमियाँ चंदन की तरह। काश तुम ले आते मेरे प्रिय लाल गुलाब, हमारे प्यार की शक्ति सघनता के लिए, दहकती महकती बहकती इठलाती मैं शर्मा कर हो जाती लाल गुलाब की लाली से एकाकार तुम में लाल रुधिर की तरह। काश तुम ले आते मेरे लिए नील गुलाब की कलियाँ, ताकि उन्हें अपनी कब्री में खोस तन जाती मैं तुम पर नीले आसमान की तरह। पहली बार उपमा को उलट देते हम तुम, जब तुम थाम लेते मुझे धरती की तरह। मेरे सोडसी बने रहने के लिए तुम साल दर साल काश भेजते रहते 16 महकते गुलाब, ताकि मैं राज कर सकती तुम्हारे दिल पर हमेशा 16 साल की अवंगी प्रेमिका की तरह। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और इतने साफ और खूबसूरत लहज़ों में आपने इतनी अच्छी और मन को छू लेने वाली बात कही है। बहुत खूबसूरत ये कविता प्रस्तुत की है आपने। आपकी एक और किताब है अंजू जी, कागज़ की कश्ती जी, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो कागज़ की कश्ती, जिसमें आपने अपने उन यादों को संजोया है जब आप बिहार में रहती थी जी। तो चाहूँगी कि इस किताब में क्या है, इसके बारे में भी आप थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मैंने पहले भी कहा कि यह किताब जो है अल्हड़ ग्राम में जीवन के सरस संस्मरणों की पोटली है, जिसको हम लोग कहते हैं। और इसमें मेरे बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक के, जब तक मैंने यूपीएससी नहीं किया तक के संस्मरणों को लिपिबद्ध किया है हमने। 35 संस्मरण हैं। और झारखंड का जो नेचुरल ब्यूटी है, और झारखंड की तो जो जनजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर है, बिरहोर, उसका भी जिक्र इस बुक में मिलता है। तो
आपके पास अगर समय हो तो मैं एक छोटा सा ये पढ़ के सुना सकती हूँ। ज़रूर ज़रूर सुनाइए। जी। बहुत बड़ा है मुझे लगता है। कुछ भी सुनाएं, चूंकि ये तमाम आपकी जीवन से जुड़ी यादें हैं, तो कुछ भी आप अपनी यादें यदि शब्दों के माध्यम से ही शेयर करना चाहें। जी। ये मेरे गांव में, मेरे ननिहाल में, मेरा ननिहाल भी हजारीबाग के आसपास है और वहाँ पे हाथी बहुत आ जाते हैं। अच्छा। तो हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं और अभी भी बहुत हाथी है वो जंगलों में, क्योंकि मेरा घर जो है नेशनल पार्क के टिप पर है। तो ये बीबीसी ने ब्रॉडकास्ट किया था इस एपिसोड को, उसने मुझे खिताब दिया दी साल गर्ल। तो ऊंचा जो सागवान ट्री होता है ना, उसको जो साल ट्री होता है, सखुआ का पेड़, तो उन जंगलों में बहुत आयत से मिलता है, वो तराई के जंगल का एक्सटेंशन है, तो साल गर्ल। तो उसमें मैंने एक छोटा सा संस्मरण है, उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे ननिहाल में हाथियों का आतंक। तो मेरी ननिहाल बरका कला इचाक प्रखंड हजारीबाग में है, जो हजारीबाग अभयारण्य के जंगल के एक छोर पर बसा है। बरका कला एक बहुत बड़ा गांव है, करीब 7-8 हज़ार की आबादी वाला, जिसमें मुख्यतः कुर्मी और महतो किसान प्रभु जाति के हैं। जंगल से सटे होने के कारण यहाँ अक्सर जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। गांव की प्रवेश सीमा पर जटांग बागी है, जो आमों का बाग है, जिसे पद्मा महाराज ने लगवाया था। अब तो यह बाग भी अतिक्रमण और भू माफियाओं की गिरफ्त में आ चुका है। मैं उस समय की बात कहती हूँ जब हमारी गर्मियों की छुट्टियों में जटांग बागी टू डू लिस्ट में रहता था, लेकिन वहाँ अकेले जाना हम सबके बस में न था। हम अनिल मामू और सुनील मामू, मेरे मामू थे, कि चिरौरी किया करते। दिन में भी वहाँ जाने में डर लगता था। कितने बिरहोरों के देवता वहाँ रहा करते थे, जिन्हें वो बोंगा कहते थे। उस बगीचे में सियार, खरहे, तीतर, बटेर और जंगली सूअर तो हमें अक्सर दिख जाते थे, लेकिन प्रमुख आकर्षण था वहाँ के आम। सुगिया, कलमिया, कसेली, मधुआ और कोहड़ा आम हमें विशेष प्रिय थे। जब हम बगीचे में टहलते थे तो पैर किसी भारी लीद जैसे गोबर में फंस गया। मेरे मामा से पूछा, मामा ये क्या है? उन्होंने बताया, हाथी का लीद है। क्या हाथी यहाँ आते हैं? हाँ, धान के मौसम में, पर ये लीद तो ताज़ा लगता है आजकल भी आ रहे होंगे। हो सकता है। मामू, लगता है कहीं आसपास ही हैं। अरे बाप रे, पेड़ पर चढ़ो जल्दी। हम दोनों एक जामुन के पेड़ पे चढ़ गए। गर्मी की लहकती दोपहर थी। कुछ दूर पर गन्ने के कोलसार थे, जहाँ गन्ने की पिराई हो रही थी। वहाँ मैंने देखा कि 7-8 हाथियों का झुंड आराम से गन्ने के गट्ठर से गन्ने निकाल के खा रहे हैं। 2 छोटे बच्चे भी हैं, जो माँ के पैर से अपनी सूंड फंसा कर खड़े हैं। सबसे आगे था ऊंचा कद्दावर झुंड का नेता, जो सूंड को हवा में ले जाकर कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। बीच में माँ और बच्चे। हमारा खून जम गया, गिग्गी बन गई। तो जब मेरी ISC की परीक्षा में प्रथम स्थान ग्रहण करने, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था, के बाद नाना जी ने कहा कि छुट्टी बिताने उनके साथ आ जाओ। तो नाना जी गोमिया हाई स्कूल में अध्यापक थे, अब नहीं हैं। बड़े खुशदिल और माय डियर टाइप, क्रिकेट के भयंकर शौकीन और लाइव कमेंट्री देते थे। हमें ननिहाल जाना बहुत अच्छा लगता था। एक तो नाना जी, अनिल और सुनील मामू के साथ बहुत मज़ा आता था। दूसरे, बरका कला गांव बहुत खूबसूरत था। इचाक से 4 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा हजारीबाग राष्ट्रीय अभयारण्य के एक छोर पर। जंगल से नज़दीक होने के कारण जंगली जानवर और आदिवासी, खासकर भोक्ता और बिरहोर, गांव के बाहर टहलते मिल जाते थे। सियार और हुंडार, भेड़िया, जंगली सूअर, खरहे हम उतना भाव नहीं देते थे। नाना जी का घर चारों तरफ धान और गन्ने के खेतों से घिरा हुआ गांव से थोड़ा बाहर था। उन दिनों हाथियों और नीलगायों का भयंकर प्रकोप था, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा हाथियों से था। वे न सिर्फ धान और गन्ने के पौधे खाते और तहस नहस करते, बल्कि झोपड़ी, छोटे पेड़ और माचा, जो पुआल का ढेर होता है, भी तोड़ डालते। किसी तूफान से कम नहीं थे वे हाथी। उस दिन रात को भारत और वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट मैच था। नाना जी के पास एक ब्लैक एंड वाइट पोर्टेबल टीवी सेट था। हम शाम से ही टीवी के सामने जमे हुए थे। दिसंबर का महीना था, बाहर काफ़ी ठंड थी। कपिल देव बॉलिंग कर रहा था कि तभी बाहर टीन पीटने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। हाथी आ गए थे। मैंने नाना जी से पूछा। नाना जी ने मुझे जवाब देने के पहले ही नानी को डांटा, दरवाज़ा बंद है कि नहीं? हाँ। फिर उन्होंने मामू को मशाल जलाने को कहा। पल भर में ही पहले से तैयार 4 मसाले जला दी गई। वहाँ वो लोग मसाल रखते हैं।
आगे आगे नाना जी, पीछे पीछे अनिल सुनील मामू और सबके पीछे मैं। हम सब छत पे आ गए। उधर मचानों पर गांव वाले और आदिवासी बेतरह टीन और मांदर पीटे जा रहे थे। मांदर भी निकाल लेते लोग। मशाल की रोशनी और चांदनी रात में 7 विशाल का हाथी, हथनी और उनके साथ 2 शिशु हाथी, जिनको मैंने दोपहर में देखा था, अपनी सूंड से माँ को पकड़े हुए दिखाई दिए। जो सबसे कद्दावर बड़ा दिख रहा था वह उनका नेता होगा। बीच बीच में चिंघाड़ता और सूंड को हवा में घुमाकर कुछ सूंघने की कोशिश करता हुआ। कचर कचर धान के पौधे खाकर जब वे तृप्त हो गए तब स्वीट डिश की तलब मिटाने के लिए गन्ने की खेत की तरफ मस्त चाल से चल दिए। हम लोगों को जैसे किसी मंत्र से बांध कर हाथ में मशाले देकर स्टैचू बना दिया हो। हमें यह भी याद नहीं रहा कि ये मशालें हमने हाथियों को खदेड़ने के लिए जलाई थी। उन्हीं मशालों की रोशनी में हम धीरे से नीचे उतर आए। अब तक लोग कोलाहल मचा ही रहे थे और टीन बजा रहे थे। नाना जी चिल्लाकर बोले, बंद करो अपना टिपिर टिपिर, और खबरदार किसी ने मशाल या भाला फेंका। देखते नहीं उनके साथ बच्चे हैं, अगर उनके बच्चों को कुछ हुआ तो हाथी बदला लेंगे सबसे। उनको गुस्सा न दिलाओ। हाथी जा चुके थे। वहाँ के लोगों के लिए कोई खास बात नहीं थी। वे हाथियों को तब से देख रहे थे जब ये हाथी भी शिशु थे। हाथियों से अपने खेतों की सुरक्षा के लिए काफ़ी लंबे समय से सरकारी सहायता की बाट जोह रहे थे और जोह रहे हैं। खैर हम नीचे आ गए। सबके लिए मैंने चाय बनाई। नाना जी बोले, देखा अंजू, तुमने हाथी कैसे चिघाड़ रहे थे। नाना और नानी एक साथ बोल पड़े, चिर्र, और मैं और मामू हंस पड़े। बहुत ही खूबसूरत से संस्मरण है आपके, और तब की बात है जब आप बच्ची थी और इतनी खूबसूरत तरीके से आपने इसे पेश किया। और अभी आप जिस पद पर हैं, चूँकि आप विदेश सेवा में हैं, भारत से बाहर रहती है, अपने परिवार से दूर रहती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आपकी तमाम किताबें हैं, जब आप इन्हें पढ़ती होंगी तो तमाम जो आपकी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती होंगी। जी अंजू जी, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो विदेश में जाके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी न किसी विषय की डिग्री लेना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि चूँकि आप आज यहाँ आसीन हैं, आप हमारे बीच हैं, तो उनको एक गाइडलाइन ज़रूर दें किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें और किस तरीके से वो अपनी इंडिया से बाहर जाएं, तब वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई की तैयारी करके विदेशों में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे जो है 2 देशों में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, जो मैंने देखा है। एक तो ट्रेडिशनल चॉइस था कि आप यूरोप या यूके जाएं, खास करके इंग्लैंड से हमारा जो पुराना रिश्ता है उसके चलते लोग इंग्लैंड की तरफ जाना पसंद करते हैं। और आजकल अमेरिका का बहुत क्रेज़ बढ़ा है, कनाडा, अमेरिका और बाकी देशों में, उधर कोलंबिया वगैरह देशों में जाना चाहते हैं। तो कहीं भी आप जाना चाहें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या स्कॉलरशिप उपलब्ध है। अगर स्कॉलरशिप पाने के लिए हमको कौन से परीक्षा पास करनी होगी। कई बार टेस्ट बहुत आसान होते हैं पर हमें पता नहीं होता। कई बार यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप का स्कीम होता है तो वो भी पता नहीं होता। तो ये मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ। बिहार से बहुत अच्छे बच्चे हैं और हमारे माना जाता है कि हम लोग पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं। तो मैं बिहार के बच्चों को स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा पता करें कि कोर्स फ़ी कितना है, स्कॉलरशिप कितना है, यूनिवर्सिटी कितना मदद करेगी, और अपने जहाँ जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ के दूतावास से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि उनके पास अच्छे यूनिवर्सिटी के लिस्ट होते हैं। आपको वो अच्छे से गाइड कर सकेंगे। और कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, क्या कोर्स के बाद जॉब मिल सकता है, कोर्स के दौरान काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंदन वगैरह में खर्चे बहुत अधिक हैं। वहाँ पे विद्यार्थियों को, जो लोग वर्क वीज़ा लेके जाते हैं, उनको पढ़ाई के दौरान भी सप्ताह में 20 घंटे काम करने के लिए दिया जाता है। तो काम करने की वो छूट अवश्य ले लें। अगर वो छूट आपके पास नहीं है तो फिर आप इलीगल वर्कर की तरह किसी छोटे मोटे काम को करेंगे, आपका शोषण होगा, आपको अधिक पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरी जानकारी लेकर जाएं और आप वर्क वीज़ा लगवा कर जाएं। आप हमेशा ये ज़रूर देखें कि इस कोर्स को करने के बाद, कई बार बच्चे लोन लेकर के पैसे लोन पे लेते हैं और उसको वहीं से चुकाना होता है। तो तभी संभव है जब ये पोस्ट स्टडी उनको काम करने के लिए वीज़ा मिले। तो आजकल लंदन ने भी 2 साल पोस्ट स्टडी का वर्क वीज़ा देना शुरू किया है। पहले बहुत दिक्कत हो गई थी कि पढ़ाई ख़त्म होते ही उनको भारत भेजना था, तो उससे बच्चे जो थे अपना ये लोन चुका नहीं पाते थे और माँ बाप पे अतिरिक्त दबाव पड़ता था। कई बार बच्चे होते सेमेस्टर मिस कर जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं एक आध विषय में, तब अगर उनका वीज़ा एक्सटेंशन में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वो वर्क वीज़ा पहले लगा नहीं रखी होती है, वो काम भी नहीं कर सकते, अतिरिक्त खर्च भी हो जाता है। तो पूरी जानकारी लेकर जाएं
और हमेशा जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ पर आपका अपना दूतावास है। हमारे यहाँ दूतावास में झंडा इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो भारत की ज़मीन मानी जाती है। तो जब भी आप कुछ भी मुसीबत में फंस जाएं तो हमेशा अपने दूतावास को संपर्क करें, एम्बेसी को संपर्क करें, काउंसुलेट को संपर्क करें, और हम लोग आपकी सेवा के लिए वहाँ पर हैं, आपकी सहायता के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, और कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। सेम थिंग यूएसए की पढ़ाई के लिए, उसका तो बहुत फेमस है कि आप एक परीक्षा देते हैं और टॉफेल वगैरह इंग्लिश टेस्ट वगैरह दे के जाते हैं, लेकिन ये सारी बातें ज़रूर पता कर लें कि आपको वर्क वीज़ा मिल रहा है कि नहीं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर वर्क वीज़ा है कि नहीं, वर्क काम करने के लिए सहूलियत है कि नहीं, और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिला है कि नहीं मिला है। नहीं तो आप विदेश जाकर फंस सकते हैं। कहीं कभी भी आप फंसे तो आप भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। मैम, बहुत सारी बातें आपने बताई। अभी ब्रेक में जाने से पहले चूँकि हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे विद्यार्थी जो विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, इंडिया में रहते हैं और विदेशों से डिग्री हासिल करना चाहते हैं, वो किस तरीके से अपनी तैयारी करें, इस पर आपने चर्चाएं की। कई ऐसे लोग हैं जो कुछ दिनों के लिए जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि थोड़ा सा माहौल बदले, विदेश घूमने की इच्छा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरीके से आप गाइड उन्हें करेंगी कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें, और किस तरीके से यदि घूमने की इच्छा रखते हैं कोई भी भारतीय तो वो विदेश जाए? देखिए, भारत के लोग जो हैं आजकल टूरिज़्म पे काफ़ी जोर दे रहे हैं और काफ़ी घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। अभी लास्ट 1.5 साल से तो कोरोना के चलते थोड़े विजिट सबकी बंद है, पर दक्षिण अफ्रीका बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। जो लोग या यूरोप वगैरह जो जाते हैं, हमारे यहाँ से जो ट्रेडिशनल टूरिस्ट जाते हैं, वो अच्छी जगह है यूरोप वगैरह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा एक लिस्ट देखें। आजकल हमारा दूसरे देशों के साथ ये समझौता है कि कई देशों में आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता। तो अगर आप बहुत ईजिली बिना वीज़ा और उन एम्बेसीज के चक्कर काटने से बचना चाहते हैं और ईजिली कहीं घूम कर आना चाहते हैं, तो आप ऐसे देशों को चुनें जहाँ आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता। वीज़ा ऑन अराइवल। हाँ, वीज़ा, और या ऐसे देशों को देखें जो वीज़ा ऑन अराइवल है। नहीं, कई देश हैं जिनमें आपको वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आपका भारतीय पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए। जैसे नेपाल है, आपको वीज़ा नहीं चाहिए। जैसे श्रीलंका है तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए, वो ठप्पा लगा देंगे एक। और बांग्लादेश है, इस तरह का देश है। तो जहाँ पर म्यांमार है वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है। थाईलैंड है, वीज़ा ऑन अराइवल है। तो इस तरह का देश देखें कि जहाँ पे बहुत ईजिली आपको वीज़ा मिल सकता है और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप चले गए और जैसे रात में सो रहे हैं, प्लान बन गया कि कल चलते हैं वीकेंड में, तो इस तरह का भी जा सकते हैं। और ये जो नज़दीक के जो देश हैं और कई देश हैं, वो इतनी सहूलियतें देते हैं भारतीय टूरिस्ट को कि आप अपने पॉकेट में काइंड ऑफ मिनी पॉकेट्स में भी आप ये पैकेज मैनेज कर सकते हैं। पर हम वहाँ पर हैं, हम उल्टा काम करते हैं। हम वहाँ के लोगों को भारत लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम है भारत का टूरिज़्म बढ़ाना। तो हम उसके लिए वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। कल ही शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, तो मैंने उनको बताया कि हम लोग पिछले साल उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट पार्टनर था और हमने उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे काफ़ी कार्यक्रम कराए और लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने का कोशिश किया। एक रोड शो भी कराया। तो हमने कहा कि सर इस साल हम बिहार को रखते हैं, क्योंकि बिहार में टूरिस्ट जगहों की कमी नहीं है। सबसे बुद्ध का और ये वैशाली और पहला गणतंत्र और बहुत बिहार के साथ बहुत गौरव जुड़ा हुआ है। बिहार के साथ मेरा दिल तो जुड़ा हुआ है और मतलब मुझे बहुत स्पेशल प्रिविलेज है कि मैं बिहार से हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर करें और टूरिज़्म डिपार्टमेंट मिल करके ये करेगा। तो हम उल्टे टूरिज़्म की हमेशा बात करते हैं, पर कि बिहार का टूरिज़्म बाहर कैसे बढ़े और किस तरह से ज़्यादा रेवेन्यू हमें प्राप्त हो, तो हम इसकी चिंता अधिक करते हैं। वो तो अपना टूरिज़्म बढ़ा ही रहे, पर हमें अपने देश में अतिथियों को कैसे हम ये कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं और कैसे हम टूरिस्ट को खासकर टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आपको पता है भारत जो है भारत के दुनिया का, एशिया का एक्चुअली दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ से अधिकतम टूरिस्ट जो हैं दूसरे देशों में जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। और ये पोटेंशियल हम चाहते हैं कि इनकमिंग टूरिस्ट के लिए भी हो, कि भाई भारत जो है वो दूसरा पहला फिगर बने कि जहाँ पर
विदेशों से लोग हमारे यहाँ आए, हम अपने देश को इतना अच्छा बनाएं। जी, आजकल ऐसे हमारे भारत में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी, यदि आप जी, शिक्षा की जी, बात जी। करें या यदि आप एजुकेशन की बात हम अभी कर रहे हैं, यदि हम चिकित्सा की भी बात करें, नहीं, मैंने लेकिन वही कई दफ़ा कहती कई हूँ। ऐसी मजबूरियाँ जी, आती जी। हैं जो कि लोगों को विदेश जाना पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि मेडिकल टूरिज्म की क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और क्या इसके डिसिप्लिन होते हैं, इस पर भी आप फोकस करें। मेडिकल टूरिज्म की अच्छी बात यह है कि आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीज़ा तुरंत मिल जाता है, तो वेट नहीं कराते। मुझे याद है कि एक बंदा था, हमें कांटेक्ट किया एक फैमिली ने, और उनको अर्जेंटली जर्मनी में कीमोथेरेपी लेनी थी। वो कैंसर का पेशेंट था और वो पेशेंट बच गया, तो हमने रातों रात उनको वीज़ा फैसिलिटेट करवाया और तुरंत दिया, जर्मन एम्बेसी ने तुरंत वीज़ा दिया। तो अच्छी बात यह है कि दुनिया में कहीं भी आपको अगर मेडिकल इस पर लेना है तो आपका क्रिटिकलिटी को देखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको तुरंत वीज़ा दे दिया जाता है और आप वहाँ जा सकते हैं करके। पर मैं हमेशा हर व्यक्ति जो कि चाहे आप मेडिकल टूरिज्म के लिए बाहर जा रहे हैं, चाहे आप पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, चाहे आप घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप ज़रूर दूतावास के संपर्क में रहें। कई बार क्या होता है कि आपका पर्स चोरी हो गया, आपने पर्स कहीं फेंक दिया करके, तो पता है क्या करते हैं वहाँ के चोर, आपका सारा सामान ले लेंगे लेकिन पासपोर्ट जो है आपके कॉन्सुलेट या एम्बेसी में पहुँचवा देंगे, क्योंकि उसको पता है कि आप भाग भाग के ज़रूर वहाँ आएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आप कहीं भी अगर कुछ भी आपके साथ हो या नहीं भी हो, तो आप कम से कम वहाँ उपस्थिति तो ज़रूर दर्ज कराएं कि हम यहाँ घूमने आए हैं, ताकि मान लीजिए आपका कुछ ऐसे इस तरह की समस्या हो तो आपको तुरंत संपर्क किया जा सके और आपकी मदद की जा सके। ये कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी मानी जाएगी कि यदि किसी ने पैसे भी छीन लिए लेकिन आपका जो पासपोर्ट है वो आपके भारतीय दूतावास के आसपास कहीं नहीं, वो दे जाते हैं, वो पोस्ट बॉक्स हमारा होता है उसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में यदि आप विदेश गए हैं और आपने अपने भारतीय दूतावास से संपर्क किया हुआ है तो यकीन मानिए कि आप किसी भी दूसरे देश में गार्जियन विहीन नहीं है, आपके लिए एक अभिभावक है और वो है आपका भारतीय दूतावास। इसलिए जब भी आप किसी भी कंट्री में अराइव करें, वहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले अपने भारतीय दूतावास में ज़रूर संपर्क करें। अंजू जी, बहुत सारी कंट्रीज़ में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। यदि मैं देखूं तो आपने जकार्ता, काठमांडू, बीरगंज, नेपाल, एडनबरा, तमाम देशों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। और चूँकि एक महिला के लिए मुश्किल तो नहीं कहूँगी कि मुश्किल होता है, लेकिन एक महिला की एक बहुत बड़ी सोच होती है कि मुझे घर परिवार के साथ साथ अपने आप को भी इस्टेब्लिश करते चले जाना है और जिस पद पे मैं हूँ उसकी भी गरिमा को खंडित नहीं होने देना है। कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपका ये सफ़र, चूँकि आपकी ये तमाम किताबें जो हमने देखी, जो आपकी यात्राएं हैं, ये बड़ी ही मार्मिक यात्राएं हैं, और अभी तक का जो सफ़र है आपका, इसे आप किस नज़र से देखती हैं? एडवेंचरस मेरा सफ़र बहुत ही एडवेंचरस रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है, परंतु मैंने हर मोमेंट को एंजॉय किया है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपको अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप घर के लिए कितना समय देंगी, आप खुद के लिए कितना समय देंगी, आप बच्चों को कितना समय देंगी, आप काम को कितना समय देंगी, तो वो आपको बैलेंस करना है, आपको खुद डिसाइड करना है, कोई आपको बताएगा नहीं, वो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप अपने आप को कैसे सारे भागों में विभाजित कर खुद के लिए भी समय निकालेंगे। तो हर एक वर्किंग वुमन जो है, हर एक जो कामकाजी महिला है, वो इसको बहुत बखूबी जानती है। मैं तो कहती हूँ जो घर में काम करने वाली, जो घर में रहने वाली हमारी जो होम मेकर्स हैं, वो भी इसको बहुत अधिक अच्छे से जानते हैं। वो सुबह से रात तक काम करती हैं औरतें, 20 घंटा एवरेज दिन में काम करती हैं, हाँ, बिना किसी पैसे के हमारे होम मेकर, और उनको बहुत बखूबी पता है कि हमको बैलेंस कैसे करना है। तो औरतों को ये जन्मजात हमें ये गुण होता है, चाहे आपके घर में ऐसा माहौल रहा हो या नहीं रहा हो, कि वो अपने समय को और अपनी क्षमताओं को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। तो मैंने भी वही किया कि एक औरत होने के नाते मुझे पता था कि मेरे लिए कितनी चुनौतियां आने वाली हैं, कार्य क्षेत्र में क्या क्या चीज़ों का सामना करना है, परिवार में कैसे हमको अपने लिए जगह बनानी है, परिवार का कैसे ख्याल रखना है, बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, और ससुराल मायका सबको बैलेंस कैसे करना है। तो ये होते जाता है। उसके बाद फिर जो मेरा हॉबी है लेखन, उसको कैसे समय देना है, तो वही आपको खुद ही डिसाइड करना है। जैसे मैंने कहा, तो कोशिश किया कि मैं बैलेंस करूं। अब कितना सफल हो पाती हूँ, अब आने वाला समय ही बताएगा। जी,
ये चूँकि अपना काम करते जाना है, वापस हम आपके लेखनी की तरफ आने की कोशिश करते हैं अंजू जी। बहुत सारी बातें हमने की, विदेशों के विषय में भी बहुत सारी जानकारियाँ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम को, ज़रूर उन्हें मिली होंगी। मैं चाहूँगी कि आप अपनी लिखी कोई कविता, एक और छोटी सी कविता हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं, ताकि आपकी लेखनी का जो आनंद है वो भी हमारे दर्शक ले पाएँ। एक छोटी सी कविता यदि आप सुनाना चाहें तो। जी, ये मेरी लेटेस्ट किताब है विस्थापन और यादें। जी। ये अभी लॉन्च हुई है, जी। कल ही लॉन्च हुई है। माननीय सभापति विधान परिषद ने इनको लॉन्च किया है, अवधेश नारायण सिंह ने। बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति कल मौजूद थे, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं इसलिए मौजूद थे। तो इससे मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है गाँव। हाँ, ज़रूर ज़रूर। कहीं ना कहीं सबको इसमें अपना गांव नज़र आएगा और अपना वो क्षण नज़र आएगा जब आप, ये है विस्थापन और यादें इस किताब का नाम, और आपको अपना ये विस्थापन नज़र आएगा। कहीं ना कहीं से आप भी विस्थापित हुए होंगे ज़रूर। सुनिए। गांव। जब पिछली बार गांव छोड़ती थी, उस पोखर वाले मोड़ से मुड़ती थी। जब पिछली बार गांव छोड़ती थी, उस पोखर वाले मोड़ से मुड़ती थी। बरबस ही बांध लेता था मेरे कदमों को मेरा गांव। क्या बात है। वेदना विधुर दृष्टि और आंसू भरे नयनों को पिता की तरह, वेदना विधुर दृष्टि और आंसू भरे नयनों को पिता की तरह मजबूत दिखावा बनकर मौन खड़ा था मेरा गांव। आप देखते हैं कि बेटियां जब विदा होती है तो पिता नहीं रोते, माएँ रोती हैं। जी। लेकिन पिता भी उतना ही दुखी होते हैं। तो गांव वैसा ही है। गांव मेरा पिता है जो वैसे ही खड़ा था। माँ की ममता की तरह रूखे हाथों से वो रूखी हवाएं, रूखे हाथों से वो रूखी हवाएं सुखा जाती थी मेरे आंसू। विपरीत दिशा से बहकर वो लिपटा लेती थी खुद से। मेरी माँ बनकर निशब्द रोता था मेरा गांव। क्या दिनहीन अनपढ़ अनगढ़ मेरा वो मैला कुचैला गांव। दिनहीन अनपढ़ अनगढ़ मेरा वो मेला कुचैला गांव मेरे शनील की खुशबू से सहम गया सा लगता था। मेरे शनील की खुशबू से सहम गया सा लगता था और गोबर और खाद की बदबू को धनिये पत्ते से छिपाता था। गोबर और खाद की बदबू को धनिये पत्ते से छिपाता था। तंग गलियों और कच्चे रास्तों के लिए जैसे वही जिम्मेदार है। तंग गलियों और कच्चे रास्ते के लिए जैसे वही जिम्मेदार है, ऐसा शर्मसार लगता था मेरा गांव। क्या बात है। मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ, मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ सेल्फी लेकर अपनी झेप मिटाता था। उसको खबर थी कि अब मेरा लौट कर आना है मुश्किल। उसको खबर थी कि अब मेरा लौट कर आना है मुश्किल, फिर भी बार बार लौट जाने को कहता था मेरा गांव। कितने अधूरे प्रेम प्रसंगों और मेरी कितनी शरारतों और शैतानियों को मुस्कुरा कर झेल लेता था गांव। माँ जब तंग आकर मारने दौड़ती तो अपने आगोश में छुपा लेता था गांव। मेरे बचपन के इस खजाने को लेकर मुझे मचलता खोजता फिरता था गांव। कोई कीमत नहीं उन चीज़ों की, मैं उन्हें विमान में ले जा भी ना सकूं। कोई कीमत नहीं उन चीज़ों की मेरे लिए, मैं उन्हें विमान में ले भी जा ना सकूं। पर तुलसी नीम और खट्टे बेरों की सौगातें जुटाता फिरता था मेरा गांव। मेरे विदेशी बच्चों को हैरान करता, मेरे विदेशी बच्चों को हैरान करता भूतहे इमली और शमशान वाली डाइन के झूठे सच्चे किस्से सुनाता था मेरा गांव। पिछली बार जब गांव छोड़ती थी, उस पीपल वाले मोड़ से मुड़ती थी। मेरे कदमों को बरबस बांध लेता था मेरा गांव। क्या बात है। कभी कभी ऐसा होता है नंजू जी कि निशब्द हो जाते हैं आप, आपको बोलना पड़ता है लेकिन आपके पास शब्दों की कमी हो जाती है। और ये जो कविता आपने लिखी है, ये जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी यादें हैं, जीवन से जुड़े कुछ ऐसे वाक़ये हैं जिसे आपने लिखा है। और ये बहुत बड़ी बात है, जब अभी आप इंडिया में हैं, कुछ दिन बाद फिर आप अपने कार्यालय की तरफ जाएंगी, भारत को जब छोड़ेंगी जोहान्सबर्ग, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये जो कविताएं हैं, फिर उसी तरह चरितार्थ होते दिखेंगी। अच्छा, यदि हम हिंदी साहित्य की बातें करें तो विदेशों में भी हिंदी साहित्य की एक अच्छी स्थिति है,
क्योंकि आप एक लेखिका हैं, किताबें लिखी हैं आपने, कविताएं लिखी हैं, तो विदेश में किस तरीके से हिंदी को लेकर आप काम कर रही हैं और किस तरीके से वहाँ कविताएं, कहानियाँ, इन सारी चीज़ों का जिक्र होता है, इस पर मैं चाहूँगी चर्चा करें। आपको ये पता होगा कि जब यहाँ से गिरमिटियों को ले जाया गया, जो बंधुआ मजदूर बना करके 19वीं शताब्दी में बिहार और यूपी के बहुत सारे मजदूर मॉरिशस और दूसरे देशों में गए, जिनको जहाज़ पे ज़बरदस्ती ले जाया गया। उनको गन्ने की खेती करवाने के लिए लोग ले जाते थे, अंग्रेज़ खास करके ले जाते थे, क्योंकि फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका ये भी उनके ही कॉलोनी थे। तो वहाँ पर जब ये गए तो ये बिहार और यूपी के लोग थे, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया के लोग थे उन जहाज़ों पर। तो उन्होंने हिंदी को वहाँ जारी रखा। अभी भी आप अगर मॉरिशस में जाएंगे तो उनके नाम जो हैं वो इतना बिहारी हैं कि जब बिहार में भी अब नहीं है। राम खिलावन, हाँ, और जगन्नाथ, इस तरह के नाम मिलेंगे आपको, हाँ, सुगाराम, उन्हें जैसे उन जमाने में हमारे यहाँ नाम होते थे, तो वो अभी भी उन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखी है। तब का वो ट्रेडिशन आज जी। भी वहाँ जिंदा है। और आपको ये पता होगा कि जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट जो है वो मॉरिशस में स्थित है, और उसको सिर्फ भारत नहीं चलाता, उसको दुनिया के 5 देश मिल करके उसकी फंडिंग करते हैं। भारत, नेपाल, मॉरिशस, फिजी और एक देश है जो इसकी फंडिंग करते हैं। तो हिंदी की साउथ अफ्रीका में अब क्या है, अब बहुत सारे जनरेशन बीतने के बाद, जैसे भारत में भी अब नए जो बच्चे हैं वो इंग्लिश माध्यम से पढ़ते हैं, तो हिंदी का ये कम हुआ है, परंतु फिर भी अभी है कि हिंदी लोग लिखना पढ़ना पसंद करते हैं और फिल्मों के माध्यम से हिंदी गाने सुनते हैं और हिंदी से जुड़े हैं। हिंदी फिल्में बहुत पॉपुलर हैं, बॉलीवुड की फिल्में बहुत पॉपुलर हैं, बाहर आप जाते हैं तो, खास करके जब आप यूरोप वगैरह में जाते हैं तो इतना उन लोग को आता है कि कुछ कुछ होता है ऐसे बोलेंगे। तो उस तरह से हिंदी जो है अपनी यात्रा पे जारी है। हमें बस चाहिए कि यहाँ से हम लोग और भी प्रयास करें कि हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, खासकर लिखने के लिए, और किस तरह से मतलब बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए, फ्यूचर जनरेशन में हिंदी को कैसे इम्पार्ट किया जाए, ये हम सबको मिल कर के सोचना है। क्योंकि जिस तरह से हिंदी भारत से भी गायब हो रही है, तो आप विदेशों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो लोग तो 200 साल पहले हमारे यहाँ से गए हैं, तो उसके बाद तो कितना चीज़ बदल गया होगा, कितनी मुसीबतें आई होंगी उनके ऊपर। तो ऐसे समय में हिंदी स्क्रिप्ट के साथ याद रखना उनके लिए मुश्किल है। तो हमें उनके लिए ऐसे संसाधन जुटाने होंगे, ऐसे माहौल बनाना होगा कि वो जुड़े रहना चाहते हैं हिंदी से, तो हम उनको जोड़ने में मदद कर सकें। तो दक्षिण अफ्रीका में हम लोग इस तरह के वर्कशॉप वगैरह किया करते हैं, हिंदी की कार्यशालाएं स्थापित करते हैं, प्रेमचंद की कहानियों का हमने पाठ करवाया। उसी तरह से जब स्टेट फेस्टिवल्स होता है, बिहार का जब हमने किया था, बिहार दिवस मनाया था हमने, उस समय हमने हिंदी का ये रखा था, अप्रैल की मार्च या अप्रैल महीने में बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च। हाँ, 22 मार्च को। तो एक बार तो हमने बिहार दिवस मनाया वही स्कॉटलैंड के पटना में, जो अभी मैं आपसे बता रही थी। स्कॉटलैंड में एक शहर है जिसका नाम है पटना, और आपको पता है कर्नल फुडरटन पलासी की लड़ाई के समय में वो पटना में यहाँ पोस्टेड था, और वो पटना से इतना इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने वहाँ जा कर के एक शहर बसाया, उसका नाम रखा पटना। और बिल्कुल ऐसे जैसे पटना में सेंट जेवियर्स स्कूल था, तो उसने वहाँ के स्कूल का भी नाम सेंट जेवियर्स रखा। ऐसे ही नदी का नाम दून नदी रखा। सो बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने, देहरादून ये सब जो है पटना का कॉपी किया उन्होंने। हाँ, पटना लाइब्रेरी, सब कुछ पटना बहुत सारा वहाँ पे रखा। तो हमने वहाँ पर बिहार दिवस किया था, और हमने दोनों पटना को जोड़ने का प्रयास किया था। क्योंकि आप जहाँ भी रही हैं, आपने कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता संस्कृति को तो स्थापित करने की कोशिश की है। जी। आपकी लेखनी के माध्यम से भी आपने हिंदी को एक महत्वपूर्ण दिशा देने की कोशिश की है। अंजू जी, आप इस कार्यक्रम में आई, अपने जीवन से जुड़ी इतनी सारी यादें, इतनी सारी बातें, अपनी कविताएं, अपने संस्मरण आपने हमारे दर्शकों से शेयर किए, और साथ ही विदेश से भी संबंधित ढेरों जानकारियाँ आपने दी। आप यहाँ आए, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आप ये देख रहे थे विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे अंजू रंजन जी से। कैसे लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत, और कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम? इस कार्यक्रम के विषय में यदि आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा एड्रेस है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।